Hello students. Now our topic of discussion is rural development. रूरल ग्रामीण भारत की हम बात करने जा रहे हैं। ग्रामीण भारत के विकास की हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे रूरल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो हमें पता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर कर रहे हैं। और रूरल सेक्टर जो है हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, क्षेत्र है। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो रियल प्रोग्रेस है इंडिया की वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से नहीं है, बल्कि वो हमारे गाँव की डेवलपमेंट से हमारी असली हम अपनी विकास को आंकेंगे। और ये बात सही भी है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हम नेशनल इनकम इंक्रीज नेशनल इनकम के आंकड़ों को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी है अपने देश की तो हमारा रूरल सेक्टर भी पूरा डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारी 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड कर रही है। और लेकिन हमारे रूरल सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति जो पाई जाती है। तो अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है। रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पे अर्थ है कि वो एरियाज रूरल सेक्टर के जो कि अभी ग्रो नहीं कर पाए, वो पीछे रह गए, पिछड़े रह गए, उनको विकसित करना, उनको उनका विकास करना, यही हमारा कंसेप्ट है रूरल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे रूरल सेक्टर में किसको हमने डेवलप करना है? अपने ह्यूमन रिसोर्स को, गांव में रहने वाले लोगों को लिटरेसी के द्वारा, स्पेशली फीमेल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ उनको देनी है। ये तो हुई ह्यूमन रिसोर्स की बात। दूसरा रूरल डेवलपमेंट हमने लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा करनी है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाकर हमने रूरल डेवलपमेंट को करना है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों को जब हम बढ़ावा देंगे तो वो एक तरह की रूरल डेवलपमेंट है। सिमिलरली हमने पॉवर्टी को कम करना है और लिविंग कंडीशंस को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना ही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम बहुत सारे आगे हम जो मेजर्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने रूरल इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में 1991 से 2012 तक जस्ट 3% के अराउंड ही रहा है, जो कि बहुत ही कम है। तो 2014-15 की अगर हम बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिड जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर का, वो 1% से भी कम था, तो बहुत ही कम। तो इसीलिए ये इसका मेजर कारण क्या है कि एग्रीकल्चर का शेयर इतना कम क्यों है? रीज़न बीइंग कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में 1991 के बाद। तो इसी के कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा पिछड़ा रह गया। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सारी डिटेल में बताया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है थ्रू एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, हमें लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमें पॉवर्टी एलिवेशन चाहिए और हमने अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं और इसमें मैंने एक और चीज़ इंक्लूड की है कि जीडीपी जो है हमारी बहुत ही लो रही है। तो हमने अपनी जीडीपी को और ग्रॉस वैल्यू एडिड को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको बढ़ाना है। तो ये कैसे हो सकता है? दो मेन चीज़ें हैं, एक है क्रेडिट और दूसरा है मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। अब ये क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए अगर वहाँ पे निवेश करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस वहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम नई फसलों को बीजते हैं तो उसके लिए हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं अपने किसानों को, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए या उनके दूसरे फैमिली एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसा
या क्रेडिट मुहैया करवाना। तो यही है क्रेडिट फैसिलिटीज़। जब पुराने समय में मोस्टली जो किसान है मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के ऊपर निर्भर करते थे अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए, वो उनसे बहुत ज़्यादा जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, जिससे कि वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। तो इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 1982 में नाबार्ड जो है उसको इस्टेब्लिश किया। ये क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एपेक्स बॉडी है जो कि रूरल के फाइनेंसिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब हमने कैश क्रॉप्स और दूसरी डाइवर्सिफिकेशन को भी अडॉप्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमें खूब क्रेडिट की ज़रूरत पड़ी। तो तब हमारे क्रेडिट की ज़रूरतों को रीजनल रूरल बैंक्स ने, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स भी हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, तो इनके द्वारा हमारी जो ये क्रेडिट की ज़रूरतें हैं ये पूरी की जाने लगी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ गए। तो ये सारे जो सेक्टर्स थे इनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी रूरल जो क्रेडिट की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया। तो ये सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी मैंने बात की है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। आई थिंक आपको कमर्शियल बैंक्स पता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स मींस वो बैंक्स जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में एस्टेब्लिश हुए हैं, या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी हम उसको नाम देते हैं। तो ये सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर था। जैसे नॉर्मल बैंक ऑपरेट करते हैं, सिमिलरली ये सारे बैंक भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताना चाहूँगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें कि ये आपस में मनी को पूल करते हैं, यानी कि ये मेंबर्स बनाते हैं, उनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखते हैं। तो अगर मैं 2019 की बात की जाए तो 6 करोड़ जो विमेन थी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स थी। तो इन्होंने 6 करोड़ वुमन ने 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जनरेट किए, जिसमें कि 10,15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप इनका फाइनेंस था। और इनको 2.5 लाख एक्स्ट्रा भी दिए गए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में, जिसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड का नाम भी दिया जाता है। तो ये एक तरह से एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम था। अब इसमें जो इकट्ठा पैसा है उसका ये क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कोई भी कंजम्पशन पर्पसेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हो सकते हैं, उसके लिए ये जो है फाइनेंस ये प्रोवाइड करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सिमिलरली जो रूरल बैंकिंग है, ये हमारे पास देखो एक वाइड नाबार्ड के अंडर, जिसमें रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट सभी बैंक आ रहे हैं। ये फार्मर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन फिर भी क्यों इंडिया में ये जो है इतने सक्सेसफुल नहीं रहे? जैसे हमारे कमर्शियल बैंक से सिर्फ उनको छोड़ के जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिपॉजिट मोबिलाइज करने में असमर्थ रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो लोन लिया है फार्मर्स ने, उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा, डिफ़ॉल्टर्स बहुत है, यानी कि किसान कर्जा लेकर उसको वापस नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है यही मेजर सुजेस्ट किया जाता है कि बैंकों को एक रेपो और रिलेशन जो है जनरेट करना पड़ेगा अपने बोरोअर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें और ताकि वो लिया हुआ कर्ज जो है वो वापस करे फार्मर्स बैंकिंग सेक्टर को। अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। अब मार्केट सिस्टम का क्या मतलब है? मार्केटिंग है कि जब हम अपनी फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हम उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी अक्रॉस द कंट्री, ये हमारी जो फसल जब पक जाती है जो, तब उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस स्टार्ट होती है, यानी कि किसान के खेत से मंडी तक पहुंचने की ये सारी प्रक्रिया होती है। और इसमें स्टोरेज के लिए बड़े बड़े स्टोरेज फॉर्म्स जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, सेलिंग, ये सब
प्रोसेसेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए रेगुलेटेड मार्केटिंग जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट रखती है, जिसमें कि अश्योरेंस होती है कि मिनिमम एक प्राइस ज़रूर मिलेगी प्रोडक्ट की। सिमिलरली मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक जो व्हीट और राइस का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखती है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है कि ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी मंडी हो गई, यहाँ पे भी हम अपनी जो डायरेक्ट जहाँ पे फार्मर जाकर अपनी उपज को बेच सकता है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट के साथ कोई नहीं है, डायरेक्टली भी मंडीज़ में जाकर जो किसान है वो अपनी उपज को बेच सकता है। तो ये तो थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रूरल क्रेडिट की बात। अब हम देखते हैं कि अभी भी क्यों हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पछड़ा हुआ है। तो हमें कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो कमी है। तो उसका ऑल्टरनेटिव है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि जो चैलेंजेस हमारा रूरल डेवलपमेंट फेस कर रहा है उसमें मेनली हमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। अब ये डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से हो सकती है। वन रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज। ये अदर एलाइड एक्टिविटीज क्या है? लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी। तो ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें हम डाइवर्सिफिकेशन में ये सारी जो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, इन सब चीज़ों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि किसान सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पर ना निर्भर रहते हुए, क्योंकि जो फसलें हैं हमारी दो ही सीज़न होते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम में जो किसान है वो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी सोर्स जो इनकम को है उसको बढ़ा सकता है। तो वो अकेला खेती पर निर्भर ना करते हुए इन एक्टिविटीज़ को साथ में लेकर अपनी प्रोडक्शन और जो इनकम है दोनों चीज़ों को वो बढ़ा सकता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ये नॉन फार्म सेक्टर है। तो सिमिलरली जो है अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी गवर्नमेंट ज़्यादा इस्टेब्लिश करे जहाँ पे कि फूड की प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री है, सिमिलरली पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम, इन इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट से भी जो लोगों को हो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। सिमिलरली जब हम एनिमल हस्बेंड्री को डिटेल में अगर हम स्टडी करें, इसमें सारी कैटल, गोट, फोल जो है ये सारी लाइफ स्टॉक की जो है इसमें आ जाएगी। और अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें तो 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जिसमें कि लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, ये सब अभी निर्भर कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक का इंडिया में 2012 में, तो इसमें कैटल और बफलोज का 24%, शीप्स का 16%, पोल्ट्री का 58%, ह्यूज शेयर जो है पोल्ट्री सेक्टर का है। सिमिलरली मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया ने 10 फोल्ड मतलब 10 टाइम्स जो है इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन 1951 से 2016 तक, जिसको कि हम ऑपरेशन फ्लड का नाम भी देते हैं। मिल्क कोऑपरेटिव डेवलप हुई जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इस सब में। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिशरीज़ में अगर हम देखें तो सी, ओशन, रिवर, लेक, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड, स्ट्रीम्स, यहाँ पे फिशरीज संभव है। और 65% जो टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन है, और बैलेंस 35% जो है मैरीन सेक्टर से आता है। तो इनलैंड और मैरीन दोनों तरफ से हमें जो फिशरीज़ की जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छी हो रही है। और जीडीपी का अगर शेयर देखें तो 0.9% हमारी जीडीपी फिशरीज से ही हमें मिल रही है, तो इसका भी योगदान बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर क्या है? जिसमें कि हम क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसन, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, ये सब जिनमें हम उगाते हैं। तो ये हमारी एग्रीकल्चर जो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर है उसका 1/3 है
यानी कि 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड लीडर है फ्रूट प्रोडक्शन में, जैसे कि मैंगो में, बनाना में, कोकोनट में, कैशू नट में, स्पाइसेस में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया फ्रूट और वेजिटेबल्स में। तो देखिए कितना स्कोप है इंडिया का हॉर्टिकल्चर में। अगर किसान इस को भी डाइवर्सिफाइड करके अपनी फार्मिंग को और हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वाइज और जीडीपी वाइज काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो सकता है रूरल सेक्टर का। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्कोप है रूरल सेक्टर में अभी भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आजकल एनवायरनमेंट कॉन्शियस हैं लोग बहुत ज़्यादा, और उनको पता है कि जो कन्वेंशनल हम एग्रीकल्चर करते थे उसमें बहुत ज़्यादा जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता था, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसका इस्तेमाल कम करते हैं, और लोकली प्रोड्यूस्ड जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं जैसे कि बीज जो लोकली प्रोड्यूस्ड हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसके लिए लोगों में अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है, किसानों में विलिंगनेस भी होनी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी होनी ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ताकि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आगे आए तो उनकी जो उपज है वो मार्केट में बिकनी भी चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है, जिससे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी फ़ायदा हो सकता है अगर गवर्नमेंट उनके साथ आए, गवर्नमेंट थोड़ी उनको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे। तो आज के दौर में अगर हम कंक्लूजन में देखें तो अब हमने देखा कि अगर हम डाइवर्सिफाइड अपनी एग्रीकल्चर को करेंगे तभी रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट पॉसिबल है। और सिमिलरली क्रेडिट फैसिलिटीज़ में भी जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनको फार्मर्स के साथ एक राब्ता कायम करना पड़ेगा, एक फ्रेंडशिप वाला, उनको नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा रिलेटेड टू फाइनेंस, ताकि वो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करे फाइनेंस की भी। घर की ज़रूरतें, शादियों के लिए वो लोन ना ले, किसान सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ही लोन ले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे दैट विल बी ऑन द एम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।